सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहेब। सियासी जो गहमा गहमी है वो भी अपने अरूज पर है। ये पूरा ही हफ्ता डेवलपमेंट से भरपूर रहा है। आपने देखा है बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान के दौरे पर भी गए, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ, शोर शराबा, नारेबाजी, बजट पेश किया गया। कौमी असम्बली में बजट पेश हुआ, पंजाब का और सिंध का बजट भी पेश किया गया। हुकूमती जो बेंचेस हैं वो अपना बजट उन्होंने पेश किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अलबत्ता अपोजिशन भी अपना किरदार अदा कर रही है। शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है बजट को। अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है। आज बहुत अहम मुलाकात भी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज़, जो कि भी मुलाकात का सिलसिला बल्कि चल रहा है। 1:30 बजे का वक्त था, तकरीबन 1:45 के करीब बिलावल जाती उम्रा पहुँच चुके थे और वहाँ पर अभी ये मुलाकात हो रही है। राना अफजल साहब नून लीग से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, आज ये बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, मरीम ने दावत दी, बिलावल ने एक्सेप्ट की। आज की इस मुलाकात का एजेंडा है क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मुल्क के हालात जिस तेज़ी से ख़राब हुए हैं और उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर रहनुमा जो हैं उसका जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी जो है अगले दिनों में बड़ी अहम होती जा रही है, क्योंकि अवाम जो है बिल्कुल परेशानी में, गहरी परेशानी में मुब्तला है। ना सिर्फ वो अपनी माशी वजूहात की वजह से, बल्कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है ख़तरनाक मोड़ के अंदर जा चुकी है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी नाकाम हुई है कि अब शायद ये डिमांड आएगी कि इन लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाएगा। तो ये हुकूमत जो है ये चल नहीं सकती, पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो गई है। ये जो मुलाकात हो रही है होगा, उसके ऊपर क्या लाहे अमल बनेगा, कैसे हम इन चीज़ों को टैकल करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या डिमांड्स हैं, हम क्या समझते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन और एक कंसल्टेशन की मीटिंग है। मैं नहीं समझता कि कोई एलानिया होगा इसके अंदर कि फलां तारीख से हम कुछ करने लगे हैं, लेकिन एक दूसरे की पोजीशन को समझने में बहुत बेहतरी आसानी पैदा होगी। सही, लेकिन राना साहब माजी के जो हरीफ थे वो अब हलीफ बन गए हैं, कुर्बतें एकदम से बढ़ने लगी हैं। एक तरफ ये बातें भी हो रही हैं कि भाई मसाइल आप लोगों के एक जैसे हैं, एक तरफ आप लोग कहते हैं विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, हम पे बेजा केसेस बनाए जा रहे हैं, ये सियासी केसेस हैं। फिर इस तरह के मौके पर आप लोगों का मिलना और मिलकर स्ट्रेटजी बनाना, तो ये भी कहा मकसद कुछ और है, बज़ाहिर ढाल अवाम को बनाया जा रहा है, बात महंगाई की हो रही है। देखिए, जब हमारे पास केसेस बने थे हम उस वक्त मिल सकते थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को उतारा गया हम उस वक्त मिल सकते थे, हम इस बजट से पहले मिल सकते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई क्योंकि ज़ाती मामलात का इशू नहीं है। ज़ाती मामलात अगर मेरे ऊपर कोई केस बनता है तो वो मेरी पार्टी पे नहीं बनता, वो मेरा ज़ाती मामला है। पार्टी किसी को नहीं कहती कि आप कोई गलत काम करें या आपकी जिम्मेदारी वो उठा लेंगे आपकी गलत काम। तो पार्टियां जो होती हैं वो उनका ये इशू नहीं होता। लेकिन जहां कानून की वायलेशन होती है, जहां आप एक पार्टी के लोगों को केसेस बना के गिरफ्तार करते हैं और दूसरे जो हैं वो ऐवान सदर की ठंडी हवाओं में, अवाम वज़ीर आज़म की ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं, और तो वो वहाँ पे जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है वहाँ आवाज़ उठती है। लेकिन बेसिकली हम लोग बुनियादी तौर पे हम आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम की तकालीफ जो है उसका मुदावा करना होगा। और ये मीटिंग जो है हमारे ज़ाती एजेंडे पे नहीं है, ये मीटिंग जो है सही पाकिस्तान के एजेंडे। चलें, आप ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग पाकिस्तान के एजेंडे पर है कि ज़ाती एजेंडे पर नहीं है। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर जो हमारे साथ बाबर डोगर साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबर साहब, मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। मुलाकात शुरू हुई थी तकरीबन 1:45 बजे, बिलावल पहुँचे थे, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया है, करीबी रफ़क़ा भी साथ हैं। आपके पास क्या खबर पहुँची है? इसका मकसद मीटिंग का क्या था, क्या बातचीत हुई है, क्या फ़ैसला क्या हुआ है, क्या तय पाया है?
सैरिश, सबसे पहले अभी राना साहब कह रहे थे कि सीनियर लीडरशिप जो है ये उसकी मुलाकात है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राना सना, याज सादिक, परवेज रशीद और मरीम औरंगज़ेब ये नून लीग की तरफ से हैं, जबकि हसन मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये और इसमें चंद और लोग हैं जो पे पार्टी की तरफ से हैं। शहबाज शरीफ नहीं है, शाहिद खान अब्बासी नहीं है, ख्वाजा आसिफ नहीं है, उस्ताना तनवीर नहीं है। सीनियर जो लीडरशिप है वो तो यही है और वो सारी मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि पार्टी की जो नंबर 2 बी कैटेगरी की लीडरशिप है वो दोनों तरफ से मिल रही है। दूसरी जो एजेंडा है जो मुझे अभी तक पता चला है, मेनली जो एजेंडा है वो यही है कि आगे जो APC मौलाना फजलुर रहमान बुला रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसके एजेंडे के हवाले से डिस्कशन होगी। एजेंडे में जो आज सुबह राना सना ने मीडिया से बात की या सादिक साहब ने बात की, उन्होंने यही कहा कि उस एजेंडे में वो ओपन एजेंडा है और हुकूमत गिराने से लेके धरना देने तक हर चीज़ ऑप्शन में शामिल होगी। तो बेसिकली बल्कि राना सना तो यहाँ तक है कि इसमें ये भी डिस्कशन होगी कि बजट जो है वो गवर्नमेंट को पास नहीं करवाने देना और उसके लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी है। तो मेनली तो दो एजेंडे हैं। एक बजट सेशन जो चल रहा है, गवर्नमेंट ने जो बजट पास करवाना है, इसके हवाले से गवर्नमेंट की जो हलीफ पार्टी हैं, ख़ासतौर पर अख्तर मैंगल और उसके बाद PMLQ, अगर अख्तर मैंगल जो है उनकी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट पे और जो परवेज इलाही हैं, आप देखिए उन्होंने फौरी तौर पर हमजा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, जबकि नेशनल असम्बली में अभी तक आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि परवेज इलाही के बेटे मोनी सलाई जो है उनको अभी तक मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उनकी भी रिजर्वेशन हैं। तो मेनली जो उनकी अलाइड पार्टी हैं गवर्नमेंट की, उनकी जो उनको टैप करना और कोशिश करना कि किसी तरह से गवर्नमेंट बजट पास ना कर सके, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाना, और दूसरी तरफ APC का एजेंडा जिसमें मोबिलाइजेशन कैंपेन है और धरना है, ये दोनों चीज़ें हैं। बेसिकली यही सारी जो इस मीटिंग का एजेंडा यही है आज की का। चलिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फैसल साहब, पहले इफ्तार पे मुलाकात हुई थी, अब ये दूसरी मुलाकात है, आप क्या समझते हैं सियासी ऑब्जेक्टिव इस मुलाकात का क्या हो सकता है? सियासी नहीं, माली ऑब्जेक्टिव है। अपनी जो करप्शन है, जो उसको प्रोटेक्ट करना है, अपने मफादात के खातिर इकट्ठे हुए हैं और इसमें ये खैर एक जैसे हैं, हमेशा से इकट्ठे हैं, इनकी पॉलिसीज एक जैसी। दोनों पाकिस्तान में हुकूमतें करने आते हैं और लूटने आते हैं, मुल्क से दौलत बाहर ट्रांसफर करते हैं। दोनों एक तरह के हैं, ये इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये कोई तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं निकलेंगे, वो इनसे दूर निकल गए हैं। तो खैर अफ्तार इकट्ठे हो जो भी हो, ये अब नून लीग का जो जेन्युइन वर्कर है उसको भी बड़ी तकलीफ है इस पे, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है उसको भी बड़ी तकलीफ है इस पे कि ये इनके लीडर्स कर रहे क्या है। तो वो मुतनफर हो गए उनसे, इनके साथ अपने लोग भी नहीं रहे इनके। तो ये बड़ा एक डेस्परेट उसमें है कि किस तरह से ये कभी अफ्तारियों पे नीचे NRO ढूंढ रहे होते हैं, अभी उधर ढूंढ रहे हैं। NRO नहीं मिलना भाई, पहले आप लोग आपस में कर लेते थे, अब सामने इमरान खान है, नहीं मिलना है NRO, इसलिए इतना तक दो ना करें। लेकिन फैसल साहब, अभी जो नुक्ता जिसको ये बार बार रेज कर रहे हैं, कल भी बिलावल ने मीडिया टॉक किया है, तकरीबन आधी से ज़्यादा गुफ्तगू उन्होंने बजट पे किया है, एक नहीं दो, पाकिस्तान गरीबों के लिए और तरह का है, अमीरों के लिए और तरह का है। एमनेस्टी स्कीम पर उन्होंने बात की है कि भाई किस तरीके से एमनेस्टी स्कीम आ गई। तो मुझे ये बताएं कि देखिए, इमरान खान साहब खुद भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वाकई महंगाई बड़ी है, गरीब परेशान है। गो कि उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के रिलीफ भी होगा, चीज़ें ठीक कर रहे हैं, कोई स्विच मेरे पास नहीं कि बटन दबाऊंगा सब एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि महंगाई गरीब आदमी के लिए बिल्कुल है, ये एक फैक्ट है, तो वो इसी बुनियाद पर इनके साथ निकलेंगे जो ये अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हो गई है? पाकिस्तान का मसला क्या, पाकिस्तान की आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है, और यही हर घर का मसला है। इसे कहते हैं डेफिसिट। उसमें हमने 30% कमी लेकर के आए हैं पहले 9 महीनों में ही। इकोनॉमी हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, इकोनॉमी को हमने स्टेबलाइज कर दिया है, अब टेक ऑफ करेगी। लेकिन वो जो 24,000 अरब रुपया जो कर्जा इन्होंने बढ़ाया है, इन दोनों ने ये जो चार्टर ऑफ डकैती वाले पार्टनरशिप इन्होंने की और 24,000 रुपया 10 साल में कर्जा बढ़ा दिया, उसका इन्होंने हिसाब देना है वो किधर गया। ये क्या अपने खिलाफ तहरीक चलाएंगे, ये अपने खिलाफ निकलेंगे? आज जो मुल्क का हाल है, जिधर इन्होंने मुल्क को पहुंचाया है,
ये क्या वजह है? एक आम आदमी तो ये पूछता है ये क्या वजह है कि ये दो खानदान बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं और लोग गरीब हुए हैं। आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे, ये इनके असासे ऊपर जा रहे हैं, इनकी ओमनियां ऊपर जा रही हैं, इनकी टीटियां ऊपर जा रही हैं, इनकी दौलतें बढ़ रही हैं, आम आदमी गरीब हो रहा है पाकिस्तान में। ये क्या वजह है? ये वो अशरफिया है, माफिया है जो मुल्क को मिलके लूटने का एक और इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे क्योंकि पब्लिक आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू सब जानती है कि मुल्क को इधर किसने पहुंचाया है। लेकिन फैसल साहब आपकी बात बजाय हो रही है, इन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं, आपकी बात बजाय है, इकॉनमी आप कह रहे हैं स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है, कर्जों का एक पहाड़ है, ये दलदल थी जिससे आप लोगों ने मुल्क को निकालना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना, ठीक है आप लोगों का बजट आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक बजट है, बहुत बेहतर है, टफ ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर मेट्रो बस का टिकट 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया जाएगा, जहाँ पर चीनी 2 रुपए मजीद महंगी हो जाएगी, तेल 10 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा, इन्होंने गरीब पे कर्जे लिए असर ना, होगा मेरी ना। बात सुनिएगा, ये जो 24,000 कर्जे लिए हैं ना, इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। ये मेट्रो की आप बात कर रही हैं, ये मेट्रो मुल्की खजाने को नुकसान दे रही है। हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है मुल्की खजाने को इस मेट्रो की वजह से। या तो इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे लिए होते जिससे मुल्कों को फायदा हो रहा था, वो नुकसान वाले प्रोजेक्ट्स हैं। कभी कोई घर चल सकता है जिसकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो, और मुल्क के साथ इनके हालात तो ठीक हुए हैं, इनके हालात ठीक, इनकी बारजदादी। ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग की बात होती है, ऑफशोर ड्रिलिंग होनी चाहिए सरे महल में, ऑफशोर ड्रिलिंग होनी चाहिए एवन फील्ड डिपार्टमेंट में। बहुत बड़ा मुल्की खजाना है वहां पे जो मुल्क में वापस आएगा। और अब जो कमीशन बननी चाह रही है, 24,000 अरब रुपए का हिसाब लेना है, ये एक एक के पीछे इमरान खान जाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। सही, चलिए मुझे ये बताएंगे ये अभी बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बाबर डोगर साहब, आपने सुनी, आपको क्या लग रहा है ये जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं, वैसे तो कहते हैं कि भाई एहतिसाब पर हमें एतबार ही नहीं है, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई इकॉनमी से सारे मामलात जुड़े हुए हैं, गरीब पर बोझ डाल दिया गया है, एक नहीं ये 2 पाकिस्तान है, बड़ा गलत किया जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आपको लग रहा है कि इनको चाहिए क्लियर बात करें ना, भाई वाकई हम पे प्रेशर है, हम इस मकसद के लिए बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये क्यों इकॉनमी से सारे मामलात को जोड़ रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? सहरिश, पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती है। एक तरफ वो लोग हैं जो जिन्होंने करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की, मुल्क को लूटा। देखें इस टाइम आसिफ अली जरदारी नैब की हिरासत में है, नवाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है। उन पर जो नैब के इल्ज़ामात हैं, उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, फेक अकाउंट्स के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उसमें अभी तक इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी लीडरशिप से कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई ऐसा बयानिया नहीं आया जिससे ये लोगों को मुतमईन कर सकें। नैब ने इनसे जितने सवाल पूछे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से, ये वो जवाब देने से कारी हैं, ये वो जवाब नहीं दे सके, नैब को सेटिस्फाई नहीं कर सके। मैं हमजा से पूछा गया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में जो जज थे उन्होंने इनसे पूछा कि जनाब बाहर आपका कौन सा बिजनेस है जहाँ से आपको पैसे आते रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। आसिफ अली जरदारी के पास फेक अकाउंट्स के हवाले से कोई जवाब नहीं है। ओमनी ग्रुप का जो कनेक्शन है जरदारी ग्रुप के साथ, और जिस तरह से शुगर मिले और ये सारा कुछ बैंकों से लोन लिए गए और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और जिस तरह से एक पकोड़े वाले और एक बेचारे ठेले वाले के जाली फेक अकाउंट निकले, उसमें अरबों रुपए की पैसे कैसे आए, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मरियम और बिलावल बैठते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए और कोई एनआरओ लिया जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए, बजट पास नहीं होने देंगे, लोगों को बाहर ले आएंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, तकरीर की थी, उस पहली तकरीर में भी लेकिन दूसरी तरफ कर दिया था कि एनआरओ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो हालिया भी उनका पैगाम आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोड़ूंगा नहीं कोई एनआरओ, किसी भी किस्म का एनआरओ, उनके बयानिए में क्लैरिटी है, वो अभी भी अपने मौके पर डटे हुए हैं। अभी जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं उसकी अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। बिलावल और मरियम नवाज के दरमियान जो मुलाकात हुई है, खबर ये आ रही है जनाब, अंदर की जो कहानी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट को मंजूरी से रोकने पर इत्तफाक हो गया है। बजट अवाम दुश्मन है, इसे किसी सूरत पास नहीं होना चाहिए। इस मुलाकात में इत्तफाक हुआ है। मरियम ने कहा है कि हुकूमत की नाकामियां मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही हैं, इस हुकूमत को मजीद वक्त बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस हुकूमत को जितना वक्त देंगे मुल्क को नुकसान होगा। अवल और मरियम दोनों की जानिब से कहा गया है अगर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त नहीं बनाती
तो मंजूर नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमदाद सोमरो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमदाद, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की जो पार्टी कायदीन के हमरा मुलाकात हुई है, अलग से मुलाकात, उस मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई हैं उसका जो एजेंडा था, एक तो बजट था, बजट के साथ साथ जो सिविलियन बालादस्ती का पाकिस्तान में एक पीपुल्स पार्टी या दीगर जमातें एक नैरेटिव लेकर चल रही हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने बजट को मुस्तरद किया है और दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने, और ये फैसला किया गया, इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि जो मौजूदा बजट है वो अवाम दुश्मन है और इस बजट को इसी सूरत, यानी जिस सूरत में है इस सूरत में बजट को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हुकूमत के अतारियों से भी राब्ते किए जाएंगे और इस बजट में अवाम दोस्त जो है वो चीज़ें शामिल करवाई जाएंगी। अगर नहीं मुमकिन तो फिर इस बजट को मंजूर नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा है कि जो एहतसाब हो रहा है, एहतसाब के नाम पर बकौल उनके जो इंतकाम हो रहा है वो तो मुसलसल कई दहाइयों से चल रहा है सियासी कुव्वतों का, तो वो साथ साथ तो उसका खात्मा तब होगा जब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कायम होगी, आइन कानून की बालादस्ती होगी और सिविलियन बालादस्ती होगी, तभी जाकर जो है वो इस इंतकाम से हम छुटकारा हासिल कर पाएंगे। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो का कहना यह था कि एहतसाब का जो मामला है वो सेकेंडरी होगा, अव्वल मामला ये होगा कि पाकिस्तान में हकीकी बुनियादों पर जमहूरियत कायम हो, हकीकी बुनियादों पर अदालतें आज़ाद हों, हकीकी बुनियादों पर मीडिया और दीगर जो इदारे हैं वो आज़ाद और अपने आइन हुदूद में काम करें। तो इसके लिए तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए, जो मीसाक जमहूरियत के नुकात हैं उसके ऊपर दोबारा बैठकर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी चाहिए। जो एहतसाब के खिलाफ तहरीक है वो तो चलती रहेगी, वो सानवी है, जो प्राइमरी जो बुनियादी नुकता होगा वो होगा मीसाक जमहूरियत को मजीद बेहतर बनाकर उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ने का। ये चीजें जो ज़राए के मुताबिक मुलाकात में। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो। इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे। कद के लिए लोग मिले हैं और जो कहा जा रहा है कि भी अवाम दोस्त चीज़ें कुछ शामिल करवाई जाएंगी बजट में और इनके तरामीम कुछ अमेंडमेंट्स बजट में होनी चाहिए। अभी अवाम दुश्मन इस बजट को करार दिया जा रहा है। दूसरा, मिसाक जमहूरियत में भी कुछ रिफॉर्म्स होंगी, उस पर बैठ के बात होनी चाहिए। देखते हैं अब इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुलाकात रायविंड में चल रही है उसका तो अहवाल हमने आपको बता दिया, अंदर की कहानी भी आपको बता दी कि वहाँ पर फैसला क्या हुआ है, सोचा क्या गया है, स्ट्रेटजी आगे की क्या बनाई गई है। यही कि बजट मंजूर नहीं होने देना, अवाम दुश्मन बजट है, कुछ अवाम दोस्त चीज़ें इसमें ऐड करवाई जाएंगी जिसके बाद इस बजट को मंजूर कराया जाएगा, अदरवाइज़ इसको मंजूर नहीं होने देंगे। ये आज की स्ट्रेटजी है जो कि इस अहम मुलाकात में सोची गई है। गो के जो लीडरशिप है वो बिल्कुल मतलब बी कैटेगरी की, जैसे कि बाबर साहब ने कहा कि लीडरशिप है जो कि बैठ के डिसाइड कर रही है। जो मेन लीडरशिप है पीपल्स पार्टी या नून लीग की वो यहाँ पर साथ मौजूद नहीं है। तो देखते हैं अब ये किस तरह स्ट्रेटजी पर अमल करते हैं या फिर किस तरह से इस बजट को मंजूर होने से रोकते हैं, ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अलबत्ता आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि मैच इस वक्त जारी है, हाई वोल्टेज मैच, ज़बरदस्त मैच, सबकी नज़रें इस मैच पर है। वो लोग जो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं भी रखते या उन्होंने सारे वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं देखे होंगे, मेरा ख्याल है कि वो आज के दिन ज़रूर मैच देख रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। क्रिकेट लवर्स तो देखते ही हैं, दूसरे जो लोग हैं जो कि क्रिकेट को ऐसे तो उस तरह फॉलो नहीं करते लेकिन आज के मैच को ज़रूर देखते हैं। तो अभी 182 स्कोर हो चुका है, विकेट सिर्फ एक गिरी है। जो रोहित शर्मा है उन्होंने सेंचुरी बना ली है, विराट कोहली उनके साथ मौजूद हैं, वहाब एक विकेट ले चुके हैं जो कि राहुल की थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है। बाबर साहब, सियासी गुफ्तगू तो होती रहती है, होती रहेगी, आपके तासुरात आज के मैच के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। क्रिकेट पसंद है, दिलचस्पी है, देखते हैं आप? सैरिश बहुत ज़्यादा है। मैं खुद फास्ट बॉलर रहा हूँ, बड़ी क्रिकेट खेली, सारा बचपन जवानी क्रिकेट खेलने में गुजारी है। तो पाक भारत मैच आप इसी तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के ताज पर कोहिनूर का हीरा है। इस टाइम 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं और बड़ा सेंसेशनल है। पूरा पाकिस्तान दुआएं मांग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी तरीके से जीत जाए।
अभी तक जो मैच है देखा जाए तो वो भारत की गिरफ्त में है। बैटिंग लाइन उनकी 188, जिस तरह से आपने कहा तकरीबन 30 ओवर हैं, तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया 360-70 स्कोर बड़े आराम से कर लेगी, लेकिन आखिर में मोहम्मद आमिर प्रिवेल किए, 5 विकेटें ली और 309 पे उसको कर्टेल कर दिया। तो मैं अभी भी मेरी बड़ी उम्मीदें हैं वहाब रियाज को रिवर्स स्विंग मिलेगा और पाकिस्तान का इसमें कम बैक होगा। चलें, हम भी यही उम्मीद करते हैं। जाज वसीम बाकरी और पाकिस्तान भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी थोड़ी सी अपडेट ले लेते होंगे। वो ओल्ड ट्रैफर्ड में मौजूद हैं, मैच को मेरा ख्याल है एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी बेजाज, माहौल कैसा है और मैच की सूरत हाल आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हम वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैच की सूरत हाल तो इस वक्त तो इंडिया की मैच पे गिरफ्त मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया गया, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है कि इंडियन बैटिंग लाइन इतनी अच्छी खेल गई है, तो सरफराज का ये फैसला क्यों था? सरफराज का फैसला दुरुस्त था। यहाँ पर वेदर फोरकास्ट है, हम लोग पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश की प्रेडिक्शन थी वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे। बाबर साहब ने बिल्कुल जबरदस्त बात की है और यही तवक्को की जा रही है कि जो आखिरी 20 ओवर हैं या आखिरी ओवर हैं उसमें पाकिस्तान कमबैक करेगा, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक किया था, ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर तक महदूद रखा था। देखें, इंडियन बैटिंग लाइन हमेशा बेहतर परफॉर्म करती है। अब तक जितने भी इंडिया वर्ल्ड कप के मैचेस खेला है तो उनके टॉप ऑर्डर ने किसी न किसी ने सेंचुरी स्कोर की है। जहां तक बात है हैदर की, तो अगर भारत 320-325 भी कर लेता है और पाकिस्तान आकर 8 के एवरेज से स्कोर चेज करता है और पहले 15 या 20 ओवर में बारिश हो जाती है, तो डकवर्थ लोएस सिस्टम के तहत पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद के ऊपर मैच जीत सकता है अगर बारिश हो जाती है, वरना फिर पाकिस्तान को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हमारे जो 3 टॉप ऑर्डर हैं, जी बिल्कुल, जी बाबर साहब कीजिए सवाल। इस टाइम एजाज बाकी वहां पर वेदर कैसा है और कितने % चांस हैं कि शाम को बारिश होगी? यहाँ के लोकल वक्त के मुताबिक 4 बजे बारिश की 60% प्रेडिक्शन है कि 60% बारिश हो सकती है 4 बजे जो यहाँ का वक्त है। क्योंकि ये मैच यहाँ 10 बजे शुरू हुआ है तो दूसरी इनिंग्स के तकरीबन 1 घंटे बाद बारिश की तवक्को की जा रही है। लेकिन इस वक्त धूप निकली हुई है, आसमान पर बादल जरूर हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बादल हैं। लेकिन इंग्लैंड में आधे घंटे के अंदर भी वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है। तो सरफराज के माइंड में जो था फैसला, ठीक है एजाज, आपसे जानते रहेंगे। इस वक्त हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। सरफराज साहब, आप तो इंडिया के अगेंस्ट खेलते रहे हैं, आज के मैच पर आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त ये मैच होता है, सभी देख रहे होते हैं, नर्व्स पे काबू रखना है, प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना है। आपका क्या ख्याल है, वाकई प्रेशर होता है और उसको हैंडल किस तरह किया जाए? देखें, इस वक्त तो जो हैंडल जो करना था वो तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग इस तरह चल रही है, एक आउट है और काफी बड़ा 160 और स्कोर कर दिया है और बड़े कम ओवरों में, और अभी उनकी विकेटें भी बाकी हैं, लोअर डाउन उनके बहुत तेज बैट्समैन खेलने वाले हैं, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद 350 प्लस स्कोर हो इस पिच के ऊपर। और उसके बाद देखें, जो सबसे बड़ी गलती थी टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग की है, एक आसान पिच और गुड बैटिंग पिच, और इमरान खान का भी ये बयान हम सुबह पढ़ रहे थे लंदन कि उन्होंने भी कहा था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, और उसके बाद जो रेलू कटे बॉलर्स हैं जैसे मलक और हफीज ने बॉलिंग की है, ऐसे बॉलरों को ना कराएं, रेगुलर बॉलर इस्तेमाल करें, लेकिन ये सारी चीजें देखने में नहीं आई। और उसके बाद जो कैप्टनसी है वो भी मेरा ख्याल है कि इतनी आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आई। तो 2-3 गलतियां, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, और उसके बाद एक आसान पिच के ऊपर बड़ा स्कोर करके तो ये होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये सोचा है कि पहले बॉलिंग कर लें और उसके बाद शायद बारिश हो। अच्छा, और अभी आप 350 प्लस बोल रहे हैं, शायद तो कम रन करने पड़े, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, तो पाकिस्तान टीम की सोच है इस वक्त। सरफराज साहब, अभी फिर आपके ख्याल में अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, जो गलत आपको फैसले लगा वो हो चुकी है, अब गेम को कैसे प्लान करना चाहिए? नहीं, अब तो देखें, गेम काफी, मैं कहूँगा अगर बारिश ना हो तो हाथ से निकल चुका है, और पाकिस्तान की जो बैटिंग कैपेसिटी है वो
350 रन की मेरा ख्याल है मुश्किल है जो इस पिच पे नजर आ रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उन्होंने भी विद इन द स्टंप्स शुरू में बॉलिंग नहीं की। आमर ने ऑफ स्टंप के वाइड बॉलिंग की है, हालांकि विद इन द स्टंप्स करते और आउट करने की कोशिश करते। दूसरी तरफ इंडिया के जो बैट्समैन, एक ने सेंचुरी की है, बड़े तेज रन किए और उसके बाद अब कोहली भी लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहले मैंने कहा 350 प्लस का स्कोर है जो पाकिस्तान की रीच से अगर पूरा मैच हुआ तो बियॉन्ड रीच होगा जी। सही। अच्छा, बाबर साहब भी हमारे साथ है। बाबर साहब, ये आज वज़ीर आज़म ने, जैसा कि आप सरफराज साहब ने भी ट्वीट किया, बाकायदा उन्होंने खुद कहा कि भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उनके इस फैसले को रद्द किया गया है। टीम ने मतलब खुद जो बेहतर समझा वो किया है। आपके ख्याल में फील्डिंग बेहतर थी या बैटिंग? सहरिश, जिस तरह से अभी इजाज़ बाकरी कह रहे हैं या सरफराज नवाज साहब कह रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ये चांस दिया है। वहाँ पर 50% से लेकर 80% तक बारिश के चांसेस हैं शाम के वक्त। और अगर बारिश होती है, 2-3 घंटे बारिश होती है और डक एंड लुइविथ के तहत इनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। इन्होंने यही सोचा कि अगर हम सेकंड टाइम बैटिंग करते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बारिश होती तो उसका एक फ़ायदा हम उठा सकते हैं। अब कौम को दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ टीम को बचा सकती है तो बारिश ही बचा सकती है। अदरवाइज जिस तरह सरफराज साहब ने कहा, अगर इंडिया 350 स्कोर कर लेता है तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान से इतना बड़ा पहाड़ों जैसा रन का जो स्कोर है वो चेज कर सकेगी। तो अब मेरी तो पाकिस्तान के लोगों से ये दुआ ये मांगे कि बारिश हो जाए। सही। मुझे एक बात की समझ नहीं आई है जाज, ये जो वेदर होता है ये तो फोरकास्ट पहले से पता होता है कि बारिश हो सकती है इन दिनों में, पहले भी 5 मैचेस खराब हो चुके हैं, तो ये आईसीसी ने इवेंट रखा क्यों? क्योंकि वेदर फोरकास्ट तो पहले ही होती है। नहीं, यहाँ पर क्योंकि मैंने इंग्लैंड में आकर इसी चीज के ऊपर काफी अपडेट देने की कोशिश की है। जून के अंदर इंग्लैंड के अंदर बारिशें कम होती हैं। वर्ल्ड कप के आगाज से पहले यहाँ जो टेम्परेचर था वो 28 से लेकर 32 के दरमियान था। अब ये क्योंकि एकदम से क्लाउडी वेदर शुरू हुआ है जिससे वर्ल्ड कप के 4 मैचेस अब तक मुतासर हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कल और आज सुबह तक यहाँ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड एरिया के अंदर जो वेदर प्रेडिक्शन थी वो यहाँ के लोकल वक्त के मुताबिक 12 बजे बारिश होनी थी, तकरीबन खेल के 25वें ओवर में पहली इनिंग्स में, लेकिन अभी धूप निकली हुई है, तो इसलिए यहाँ वेदर के बारे में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इंग्लैंड के अंदर। तो पाकिस्तानी टीम, बाबर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने एक चांस लिया, लेकिन उसी चांस की बुनियाद के ऊपर सरफराज ने इंडिया को पहले खिलाया है। तो अभी इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। अभी आप देख लें कि धोनी ने बैटिंग करनी है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करनी है। देखिए, अगर भारत 350 रन स्कोर करता भी है तो फिर पाकिस्तानियों को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हमने इंग्लैंड के खिलाफ गो के वनडे मैचेस लूज किए थे, लेकिन 340 रन किए हुए हैं। अगर टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं, बाबर आजम, इमाम उल हक और फखर जमान, इनमें से कोई एक सेंचुरी स्कोर कर दे, नीचे हफीज और शुएब मलिक और सरफराज मिलकर हदफ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केयरफुली बैटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि बॉलर्स के बाद अगर बारिश नहीं होती तो फिर जिम्मेदारी बैटिंग जो बैट्समैन है उन पर आ जाएगी। अच्छा सरफराज साहब, आप तो खुद लंदन में रहते हैं, बारिश अगर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? रन रेट में भी पाकिस्तान पीछे है, क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखें, वो तो फिर अगर बारिश हो जाती है और टाइम कम हो जाता है तो मिनिमम 20 ओवर्स का खेल जरूरी है, और 20 ओवर में जो डकवर्थ लुइस का सिस्टम वो अडॉप्ट करेंगे, उसमें बताएंगे कि 20 ओवर में कितने रन करने हैं, ये मिनिमम है। तो इसका पाकिस्तान से चांस ले सकता है। और लेकिन उसके बाद बारिश का तो जैसे कहा गया पहले 12 बजे का था, अब 4 बजे हो गया, हो सकता है इससे भी लेट हो जाए। तो ये तो मैं कहूँगा कि शुरू में पाकिस्तान की अगर बैटिंग आती है ये ओवर्स के बाद, इंडिया की बैटिंग के बाद, तो शुरू से फिर बड़ा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में अगर बारिश अचानक आ गई तो फिर पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करना थी, और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर जो हैं, फास्ट बॉलर खास तौर पे, उन्होंने गेंद वाइड किए,
नए गेम के साथ शुरू में आउट करने की कोशिश नहीं की। दूसरा मैं कहूँगा कि ये पिच जो है इसमें बकायदा टर्न है। इंग्लैंड के खिलाफ हमने 300 रन किए हैं, लेकिन उनके पास चलिए सरफराज साहब, हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं और ऐसी अच्छी बातें हैं। अल्लाह ताला मतलब अल्लाह करे कि आज हमारी टीम कामयाबी सुरखरू हो, उनको फतह नसीब हो। जाहिर सी बात है, एफर्ट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं लड़के, वहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे। तो बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, एजाज वसीम बाकरी आपका भी शुक्रिया, बाबर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।